शांत हो जाइए तो। शांत हो जाइए, बातचीत बंद कीजिए। और बायोलॉजी की बारह कर दो बाबू। बायोलॉजी की शुरुआत कर चुके हैं और अब तक 30 प्रश्नों को बना लिए है ना। 31 से चालू करेंगे। तो वो जो 30 प्रश्न याद हो गया है ना। हाँ। बायोलॉजी का सिलेबस थोड़ा बड़ा है आपके बोर्ड के सिलेबस के अनुसार, तो इसीलिए थोड़ा नोट मोटा लगता होगा। और नोट मोटे नहीं है। बायोलॉजी में जितनी भी क्वेश्चन है 80% क्वेश्चन से 9 और 10th के 80%। 20% प्रश्न ही 11th और 12th क्लास की बायोलॉजी का है। कई लोगों को रहता है कि बायोलॉजी इतना मोटा क्यों है। तो मोटा नहीं है दोस्तों, कोई उसमें नई बात नहीं है। मोटा इसलिए है कि उसमें पूरी बात है जो आपका सिलेबस है। और सिलेबस में कुछ नहीं, आपको बता दिए कि 80% बातें 9 और 10th क्लास के, 20% बातें 11वीं और 12वीं 11th और 12th क्लास के बायोलॉजी के हैं। यही सिलेबस है। कुछ लोग कहते हैं बहुत मोटा हो गया, तो उसमें हम ऐसा नहीं कि ग्रेजुएट वाला बायोलॉजी डाल दिए हैं। बस उसमें वही है, उतना पढ़ना जरूरी है। और चूंकि पर्यावरण से संबंधित प्रश्नों की महत्ता पिछले कुछ वर्षों से सभी प्रतियोगिता परीक्षा में काफी बढ़ गया है, तो पर्यावरण संबंधी चर्चा भी हमें बहुत विस्तार में जाकर करना पड़ता है कि ताकि पर्यावरण के प्रति भी हमारी पूरी समझ विकसित हो जाए और उनसे रिलेटेड हर प्रश्नों का सही से हम जवाब दे पाए। तो बायोलॉजी इसलिए भी बड़ा हो गया है कि पर्यावरण का भूमिका बायोलॉजी में बढ़ गया, इसीलिए चैप्टर भी 18 है। विज्ञान के जो और दो विषय है भौतिकी और रसायन, उसके तुलना में बायोलॉजी में चैप्टर भी ज्यादा है क्योंकि पर्यावरण संबंधी चैप्टर भी शामिल है। तो 30 तक हम लोग कर लिए थे। आइए 31 से हम बायोलॉजी के पहले चैप्टर, जिसका नाम है साइटोलॉजी, जिसमें हम सेल का अध्ययन करते हैं, उसकी चर्चा कर रहे हैं। 31 नंबर का सवाल है कि एक प्रारूपिक कोशिका के अंतर्गत आता है। एक प्रारूपिक कोशिका, प्रारूपिक मतलब फंक्शनल, ठीक है। फंक्शनल सेल। अब फंक्शनल सेल का शुद्ध हिंदी हो गया कार्य करने वाली कोशिका। जो कोशिका कार्य कर रही है तो मतलब वो जीवित कोशिका है दोस्तों। तो एक प्रारूपिक कोशिका के अंतर्गत क्या आता है, अर्थात एक कोशिका जो सजीव के जीवन बचाए रखने के लिए लगातार कार्य कर रही है, उसके अंतर्गत क्या आता है। तो आप जानते हैं कि एक कोशिका बनने के लिए न्यूनतम किन किन चीजों की जरूरी है। तो सबसे पहला जरूरी है कोशिका झिल्ली की, है ना। उसके बाद जरूरी है किसका, केंद्रक का। उसके बाद जरूरी है कोशिका द्रव का। और उसके बाद जरूरी है कोशिकीय संरचना का। उसके बाद जरूरी किसकी है,
कोशिकीय संरचना जैसे राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, ये सब। तो एक कोशिका जो कार्य कर रहा है उसके निर्माण के लिए उसके अंतर्गत कोशिका झिल्ली, केंद्रक, कोशिका द्रव और कोशिकीय संरचना आते हैं। यानी कोशिका बराबर कोशिका झिल्ली प्लस केंद्रक प्लस कोशिका द्रव प्लस कोशिकीय। अब आइए दोस्तों, आप पहले के प्रश्न में ये जान चुके हैं कि कोशिका में मौजूद कोशिकीय संरचना, कोशिका द्रव और कोशिका झिल्ली को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? साइटोसोम। यानी कोशिका के केंद्रक के अलावे समस्त संरचनाओं को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? अगर कोशिका में केंद्रक को हटा दीजिए तो बाकी को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? तो कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव, कोशिकीय संरचना सम्मिलित रूप से क्या हो गया? अब बच कौन गया? तो एक कोशिका बनने के लिए, एक कार्यात्मक कोशिका बनने के लिए या एक प्रारूपिक कोशिका बनने के लिए आपको चाहिए साइटोसोम और साइटोसोम क्या है? तो कोशिका के कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव और कोशिका द्रव में मौजूद समस्त कोशिकीय संरचना को ही सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? क्लियर हुआ? तो एक प्रारूपिक कोशिका के अंतर्गत या एक फंक्शनल सेल के अंतर्गत या एक कार्य कर सकने वाली कोशिका के अंतर्गत साइटोसोम और केंद्रक आते हैं, या आप कह सकते साइटोसोम प्लस केंद्रक बराबर कोशिका। साइटोसोम प्लस केंद्रक बराबर कोशिका। एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत दोस्तों? साइटोसोम किसे कहते पता चल गया? कोशिका के कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव और कोशिका द्रव में मौजूद समस्त कोशिकीय संरचना को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? साइटोसोम में केवल कौन शामिल नहीं है? और अगर सेंट्रोसोम कोशिका में मौजूद जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, ठीक उसी तरह एक कोशिकीय संरचना क्या है? सेंट्रोसोम। अगर सेंट्रोसोम को हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में सेंट्रोसोम बेलन के समान आकृति में दिखाई देता है। सेंट्रोसोम बेलन के समान आकृति में दिखाई देता है, जिसके दोनों किनारे में कुछ गोलाकार संरचनाएं रहती है और इन गोलाकार संरचनाओं के चारों तरफ फाइबर के समान संरचनाएं निकली रहती है। तो दोस्तों, अगर सेंट्रोसोम को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो वो कुछ इस तरह से नजर आते हैं और इस आकृति को हम कहते हैं कि बेलन के समान आकृति। यानी सेंट्रोसोम, कोशिका में मौजूद सेंट्रोसोम की आकृति बेलन के समान होती है और सेंट्रोसोम के भीतर कुछ गोलाकार संरचनाएं रहती है दोनों तरफ। इस गोलाकार संरचना को कहते हैं सेंट्रिओल। क्या कहते हैं? सेंट्रिओल। और इस सेंट्रोसोम की खासियत है कि ये केवल जंतु कोशिका में रहते हैं। पौधे के कोशिका में सेंट्रोसोम केवल जंतु के कोशिका में रहते हैं, पौधे के कोशिका में। अब अगर एक बात और ध्यान दीजिए, अगर सेंट्रोसोम केवल जंतु में है तो सेंट्रियोल भी केवल जंतु में होगा, क्योंकि सेंट्रियोल किसका पार्ट है? ठीक उसी तरह पौधे में सेंट्रोसोम नहीं होते तो उसमें सेंट्रियोल भी नहीं होगा, क्योंकि ये इसी की संरचना है। और केवल जंतु के कोशिका में मौजूद सेंट्रोसोम विशेष रूप से भाग लेते हैं कोशिका
विभाजन में विशेष रूप से भाग लेते हैं कोशिका। और आप जानते हैं कि पुराने कोशिका से नए कोशिका का निर्माण होना क्या कहलाता है? तो सेंट्रोसोम का काम है कोशिका विभाजन में मदद करना। कोशिका विभाजन में मुख्य भूमिका केंद्रक की होती है। सेंट्रोसोम की भूमिका मुख्य नहीं, सहायक की होती है। और पौधे में जब सेंट्रोसोम नहीं होते हैं तो उसमें कोशिका विभाजन की सहायता देने के लिए एक अलग सी संरचना मौजूद रहती है, जिसको हम आगे के प्रश्न में ये देखेंगे। दोस्तों क्लियर हो गया? कई बात क्लियर हुआ। सेंट्रोसोम की संरचना कैसी होती है? बेलन के सेंट्रोसोम केवल किस कोशिका में रहते हैं? जंतु के कोशिका में सेंट्रोसोम के भीतर मौजूद संरचना गोलाकार क्या कहलाती है? सेंट्रियोल। सेंट्रोसोम का क्या काम है? नेक्स्ट, कोशिका को यांत्रिक सहायता देती है कौन? अंतर प्रद्रवी, जिसको कहते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और यही कारण है कि अंतर प्रद्रवी जालिका को हम कंकाल तंत्र भी कहते हैं। कोशिका का कंकाल तंत्र किसे कहा जाता है? अंतर प्रद्रवी जालिका को, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। ध्यान दीजिए दोस्तों कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में हम पढ़ चुके हैं ना। कोशिका के भीतर लंबी पतली नलियों के जाल के समान संरचना को क्या कहते हैं? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक और कुछ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम पाए जाते हैं और कुछ पर राइबोसोम। अब ये जो संरचना है कि ये कोशिका को भीतर से अपनी आकृति को नियत बनाए रखने में मदद करती है। बात समझे कि नहीं समझे? कोशिका में अगर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं रहेगा तो कोशिका को ये आकार बनाए रखने में बड़ी कष्ट होगी, मुसीबत होगी। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अभाव में कोशिका अपनी आकार को, अपने शेप को नियत बनाकर नहीं रख पाएगी। यही रहने के कारण अगर कोशिका गोल है तो हमेशा गोल बना रहता है, क्योंकि अंदर से उसे मैकेनिकल सपोर्ट देता है, यांत्रिक सहायता देता है कौन? और यही कारण है कि अंतर प्रद्रवी जालिका को कोशिका का कंकाल तंत्र कहा जाता है। जिस तरह बगैर हड्डी का हमारे शरीर की संरचना नहीं बनेगी, ठीक उसी तरह बगैर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कोशिका की नियत संरचना नहीं बनेगी। दोस्तों बात समझ गए? नेक्स्ट, 70 एस राइबोसोम पाया जाता है प्रोकैरियोटिक में। पृथ्वी पर सबसे पहले किस कोशिका की उत्पत्ति हुई? सबसे पहले पृथ्वी पर प्रोकैरियोटिक कोशिका की उत्पत्ति हुई। प्रोकैरियोटिक कोशिका बहुत ही कम विकसित कोशिका है जिसमें केंद्रक भी नहीं पाए जाते हैं। और कोशिकीय संरचना के रूप में प्रोकैरियोटिक कोशिका में केवल राइबोसोम पाए जाते हैं और कोई कोशिकीय संरचना नहीं पाई जाती है। राइबोसोम भी कौन वाला? 70 एस वाला, छोटा वाला, बड़ा वाला नहीं। रंगीन लबक किसे कहते हैं? अब यहां पर थोड़ी क्वेश्चन आसान है, बहुत को याद है, अच्छी बात है। थोड़ा इनपुट हम भी दे देते हैं ताकि और भी बात आप समझ जाए। लबक जिसको अंग्रेजी में कहते हैं प्लास्टिक नहीं, प्लास्टिड, प्लास्टिड। और लबक जो है वो केवल पौधे के कोशिका में रहते, जंतु के कोशिका में लबक नहीं रहते।
तो लवक केवल पौधे के कोशिका में रहते हैं, और पौधे में जितने कोशिका है सब कोशिका में एक प्रकार के लवक नहीं होते हैं। पौधे के शरीर में मौजूद सभी कोशिकाओं के लवक एक समान नहीं होते हैं। पौधे के पत्ती के कोशिका का लवक अलग है, पौधे के जड़ के कोशिका का लवक अलग है, पौधे के फल और फूलों में मौजूद कोशिका के लवक अलग है। तो पौधे के शरीर के भिन्न भिन्न भागों के कोशिका में एक प्रकार के लवक नहीं पाए जाते हैं। पौधे के शरीर के कोशिकाओं, भिन्न भिन्न कोशिकाओं में 3 प्रकार के लवक पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। एक हरित लवक, जो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट हरित लवक, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। एक है रंगीन लवक, जिसका नाम है क्रोमोप्लास्ट। और एक है अवर्णी लवक, या श्वेत लवक, इसको अंग्रेजी में कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट। तो पौधे के भिन्न भिन्न भागों के कोशिका में कितने प्रकार के लवक? 3 प्रकार के लवक, हरित लवक, रंगीन लवक और श्वेत लवक, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। अब तीनों लवक कहां कहां रहते हैं ये समझिए। पौधे के जितने भाग हरा है, पौधे के जो भाग हरे हैं उस भाग के कोशिका में हरित लवक है। जो भी भाग हरा, चाहे फल हरा है या फूल कली हरा है, अगर हरा है तो समझिए कि उस भाग के कोशिका में क्या मौजूद है? हरे रंग के अतिरिक्त अन्य जितने भी रंग हैं उस भाग के कोशिका में रंगीन लवक, जैसे पके फल के कोशिका में रंगीन लवक है, खिले हुए फूल के कोशिका में रंगीन लवक है। हरे रंग के अतिरिक्त पौधे के अन्य सभी रंगों के लिए कौन जिम्मेदार है? रंगीन लवक। अब पौधे के ऐसे भाग जो सूर्य के प्रकाश से वंचित हैं, उन भागों के कोशिका में कौन सा लवक? जैसे जड़ के कोशिका में श्वेत लवक है। कुछ तनों, जैसे भूमिगत तनों भी सूर्य के प्रकाश से दूर रहते हैं, जैसे आलू तनों है लेकिन वो सूर्य के प्रकाश से दूर रहता, उस आलू के कोशिका में भी कौन लवक होता है? श्वेत लवक होता है। भूमिगत जड़ के कोशिका भी सूर्य के प्रकाश से वंचित रहते हैं, और जो जड़ है वास्तविक वो भी सूर्य के प्रकाश से वंचित रहते हैं। और सूर्य के प्रकाश से वंचित जितने भी भाग हैं पौधे के, उन भागों के कोशिका में कौन मौजूद है? क्लियर हो गया? पौधे के समस्त हरे भाग के कोशिका में कौन लवक होते हैं? हरित लवक। हरे रंग के अतिरिक्त अन्य सभी रंगों के लिए, अन्य सभी रंग जहां पर है उस भाग के कोशिका में, पौधे के ऐसे भाग जो सूर्य के प्रकाश से वंचित है उस भाग के कोशिका में श्वेत लवक। क्लियर हो गया? और इन 3 लवक में सबसे महत्वपूर्ण कौन है? क्योंकि हरित लवक के भीतर क्या होते हैं, और जिसके कारण इस लवक के भीतर प्रकाश संश्लेषण होता। तो 3 लवक में सबसे महत्वपूर्ण लवक है हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के भीतर क्लोरोफिल होते हैं, और इस कारण पौधे में प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो कोशिकाओं के भीतर किस प्लास्टिड में होता है? क्योंकि क्लोरोफिल के बगैर प्रकाश संश्लेषण
नहीं हो सकता। और दूसरा है रंगीन लबक का काम है पौधे को रंग बिरंगा रंग प्रदान करना, फूल और फलों को आकर्षक रंग प्रदान करने का काम करता। कौन? रंगीन लबक। गुलाब के फूल लाल होते हैं किसके कारण? और श्वेत लबक का काम है भोजन का संग्रह करना, भोजन का संग्रह करना, क्योंकि पौधा प्रकाश संश्लेषण बहुत करते हैं भर दिन। तो यानी पौधा में खाना भर दिन बनता है लेकिन उसे उतनी जरूरत है ही नहीं। आप हैरान हो जाइएगा कि पौधा जितना भोजन बनाता है उसका 10% भी वो उपयोग नहीं करता है। स्थिति यह है कि पौधों को भोजन चाहिए कम और किचन चालू रहता है भर दिन। भर दिन खाना बनेगा, जब तक सूर्य का प्रकाश रहेगा पौधा किचन चालू करके रखेगा। अब उतना खाना जरूरत है ही नहीं, तो सारा खाना जड़ के ल्यूकोप्लास्ट में जाकर वो क्या कर देता है? संचित कर देता। यही कारण है कि जब वृक्ष की पत्तियां सारी हट जाती है, पतझड़ हो जाता है, फिर भी लंबे समय तक पौधे मरते नहीं है, क्योंकि वे जड़ में संचित भोजन को ऊपर लाने लगते हैं और लंबे समय तक बिना प्रकाश संश्लेषण किए भी वो जीवित बने रहते हैं। बात समझ गए? तो प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? हरित लबक की। फूल और फलों को आकर्षक रंग प्रदान करने की महत्वपूर्ण भूमिका। भोजन संग्रह कौन करता है? भोजन संग्रह कौन करता है? समझ गए ना? सब कुछ क्लियर हो गया। सबसे महत्वपूर्ण लबक क्लोरोफिल किस लबक में पाए जाते हैं? फूल और फलों को आकर्षक रंग प्रदान करता है, भोजन को संग्रह रखता है, और तीनों लबक की खासियत है कि मौका लगते ही हरित लबक बन जाएगा। कौन? रंगीन लबक बन जाएगा, श्वेत लबक बन जाएगा। दूब घास पर ईटा रख देने से कुछ दिन बाद दूब घास का रंग हरा से पीला हो जाता। जब आप ईट से ढक रहे थे दूब हरा था, किसके कारण? जब आप उसे ईट से ढक दिए तो वे सूर्य के प्रकाश से क्या हो गया? वंचित हो गया और हरित लबक बदल गया। और वंचित रहेगा तो वो बदल जाएगा श्वेत लबक। टमाटर जब कच्चा रहता है, हरा रहता है, पकते ही सुर्ख लाल हो जाता है। कैसे? तो हरित लबक का परिवर्तन हो जाता है। किसमें? टमाटर जब कच्चा था उनके कोशिकाओं में क्या था? इसलिए टमाटर भोजन बनाता रहा, मोटाता रहा। लेकिन जैसे ही उनका आयु पूरा हुआ, उनके कोशिका में मौजूद हरित लबक किसमें परिवर्तित हो गया? रंगीन लबक में परिवर्तित हो गया, और उसका रंग रंगीन लबक के कारण लाल हो गया। दोस्तों, तो हर लबक का एक दूसरे में परिवर्तन भी हो सकता है। हरित लबक जरूरत पड़ने पर रंगीन लबक बन सकते हैं, रंगीन लबक जरूरत पड़ने पर श्वेत लबक बन सकते हैं। तो रंगीन लबक किसे कहते हैं? क्लियर हुआ? आगे जितना बात बताए और भी कई प्रश्न क्लियर होगा। ग्रेनम किस में पाया जाता है? ग्रेनम पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट। अगर आप प्लास्टिड की थोड़ी संरचना भी समझ लीजिए। प्लास्टिड यानी लबक, और इसका एक प्रकार है क्लोरोप्लास्ट यानी हरित। अब हरित लबक बहुत महत्वपूर्ण संरचना। हरित लबक एक महत्वपूर्ण संरचना है, क्योंकि इसी संरचना के भीतर प्रकाश संश्लेषण होता है। तो इसकी संरचना कैसी होती है थोड़ा आप जानिए। अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, वैसे कोशिका के भीतर जितनी भी संरचना है ना, वो माइक्रोस्कोप से नहीं दिखता, उसको देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए।
अरत हरित लवक की संरचना देखनी है, माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना देखनी है, तो वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बिना देखा नहीं जा सकता। तो अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हरित लवक की संरचना देखेंगे तो उसकी संरचना दोहरी झिल्ली की होती है। कितनी झिल्ली की होती है? दोहरी झिल्ली की। और दोहरी झिल्ली वाला संरचना कोशिका के भीतर केवल दो है, एक माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा प्लास्टिड। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड दोनों के संरचना के ऊपर कितनी झिल्ली है? अब बाकी जितनी संरचना है सब पर कितनी झिल्ली है? राइबोसोम एकमात्र ऐसी संरचना जिस पर कोई झिल्ली नहीं। तो प्लास्टिड माइटोकॉन्ड्रिया के तरह ही दोहरी झिल्ली से घिरी हुई संरचना होती है। जितने भी लवक है सबकी संरचना एक समान है, बस अंतर है कि इस लवक के भीतर क्लोरोफिल है, अन्य के भीतर क्लोरोफिल नहीं है, कुछ और है, लेकिन संरचना तीनों प्लास्टिड की एक ही तरह की होती। तो क्लोरोप्लास्ट अथवा किसी भी प्लास्टिड की संरचना दोहरी झिल्ली से घिरी होती है और दोहरी झिल्ली के भीतरी भागों को कहते हैं दोस्तों एस्ट्रोमा। क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट के भीतरी भाग को क्या कहते हैं? और एस्ट्रोमा में कोशिका द्रव के समान ही तरल पदार्थ भरे होते, और इस एस्ट्रोमा में जगह जगह छोटे छोटे थैले बने होते हैं, जगह जगह छोटे छोटे थैले बने होते हैं, जगह जगह छोटे छोटे क्या बने होते हैं? थैले बने होते हैं, और थैले एक के ऊपर एक रखे होते हैं। इस तरह की संरचना दिखती है। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट के भीतर एस्ट्रोमा वाले भाग में ये छोटी छोटी थैली के समान जो एक के ऊपर एक रखे नजर आते हैं, इस थैली समान संरचना को थैलेक्वाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? थैलेक्वाइड कहते हैं। इस थैली समान संरचना को क्या कहते हैं? थैलेक्वाइड। इस थैली समान संरचना को क्या कहते हैं? थैलेक्वाइड। क्या कहते हैं? थैलेक्वाइड का समूह, थैलेक्वाइड का समूह क्या कहलाता है? ग्रेनम कहलाता है। क्या कहलाता है? जैसे इसमें 3 थैलेक्वाइड है ना जी, इसी तीनों थैलेक्वाइड को सम्मिलित रूप से क्या कहेंगे? तो हरित लवक की संरचना दोहरी झिल्ली से घिरी होती है। दोहरी झिल्ली से घिरी भीतरी गुहा को या भीतरी भाग को क्या कहते हैं? एस्ट्रोमा में जो थैली दिखाई पड़ती है उसे क्या कहते हैं? थैलेक्वाइड। थैलेक्वाइड के समूह को क्या कहते हैं? ग्रेनम कहते हैं। क्या कहते हैं? और जितने ग्रेनम है वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जितने ग्रेनम है सब एक दूसरे से, और जिस संरचना से जुड़े होते हैं उसे कहते हैं एस्ट्रोमा लेमली। उसे क्या कहते हैं? एस्ट्रोमा लेमली। आपको याद हो जाएगा, उस संरचना को कहते हैं एस्ट्रोमा लेमली। लेमली। चलिए, याद हुआ पूरी चीज जी? तुरंत याद हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। सबसे पहले समझिए, प्लास्टिड की संरचना दोहरी झिल्ली से घिरी संरचना के भीतरी भाग को एस्ट्रोमा में तरल पदार्थ भरे रहते हैं जो कोशिका द्रव के समान होते हैं। एस्ट्रोमा में जो थैली दिखती है उसे क्या कहते हैं? थैलेक्वाइड। थैलेक्वाइड के समूह को क्या कहते हैं? ग्रेनम। ग्रेनम एक दूसरे से धागे समान संरचना से जुड़ी रहती है, उस धागे समान संरचना को क्या कहते हैं? एस्ट्रोमा लेमली कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्ट्रोमा लेमली कहते हैं। उस धागे समान संरचना को क्या कहते हैं? क्लियर हुआ? बात समझे? अब आपसे पूछेगा ग्रेनम किसकी संरचना है? थैलेक्वाइड किसकी संरचना है? हरित लवक के भीतरी भाग को क्या कहते हैं? हरित लवक के भीतरी भाग को ग्रेनम किसकी संरचना है? थैलेक्वाइड किसकी संरचना है? और इसी थैलेक्वाइड नामक थैली में क्लोरोफिल रहते हैं। क्या रहते हैं? क्लोरोफिल। इसी थैली में क्लोरोफिल बंद रहता है दोस्तों।
क्लोरोप्लास्ट के भीतर थैलेक्वाइड नामक थैली में क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। दोस्तों बात को समझे, पूरा समझे कि नहीं समझे? क्वेश्चन का तो बुखार उतर जाएगा, टेंशन का ही ले रहे आप। ग्रेनम कहाँ पाया जाता है? थैलेक्वाइड कहाँ पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट की संरचना कितने झिल्ली से गिरी है? 2 झिल्ली से गिरी है। 2 झिल्ली से गिरी क्लोरोप्लास्ट के अतिरिक्त और कौन सी संरचना है? कौन सी संरचना है? माइटो, नेक्स्ट प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली एक ही बात है। कोशिका झिल्ली कहिए या प्लाज्मा झिल्ली कहिए, बात बराबर है, बात इक्वल टू है। कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली बना होता है प्रोटीन और लिपिड से। प्रोटीन और लिपिड का मतलब क्या? अब प्रोटीन और लिपिड को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? लिपो प्रोटीन कहते हैं। लिपो, तो प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। लिपिड और प्रोटीन को सम्मिलित रूप से लिपोप्रोटीन कहते हैं। यानी लिपोप्रोटीन एक ऐसा मॉलिक्यूल्स है जो अलग अलग 2 मॉलिक्यूल्स प्रोटीन और लिपिड से मिलकर तैयार हुआ है। क्लियर? बताइएगा। अब इसमें तो दिक्कत नहीं ना जी। प्रोटीन संश्लेषण से संबंध है राइबोसोम। राइबोसोम का प्रोटीन फैक्ट्री का, राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री। क्रोमोजोम के अंतिम सिरा को क्या कहते हैं? अब ध्यान दीजिए, क्रोमोजोम अंग्रेजी नाम है, हिंदी नाम क्या है? गुणसूत्र। हिंदी नाम क्या है? गुणसूत्र। और ये गुणसूत्र जो है ये कोशिका के केंद्रक में पाए जाते हैं। गुणसूत्र जिसका अंग्रेजी नाम क्रोमोजोम है, ये क्रोमोजोम कोशिका के केंद्रक में मौजूद होते हैं। और प्रोकैरियोटिक कोशिका में चूंकि केंद्रक होते ही नहीं है, इसलिए प्रोकैरियोटिक कोशिका का गुणसूत्र उसके कोशिका द्रव में ही मौजूद रहते हैं। बात समझ गए? अब अगर गुणसूत्र को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो वह भिन्न भिन्न आकृतियों के दिखाई देते हैं, लेकिन भिन्न भिन्न आकृतियों में एक समानता है। कभी गुणसूत्र इस तरह दिखाई देते हैं, कभी गुणसूत्र इस तरह दिखाई देते हैं, कभी गुणसूत्र इस तरह दिखाई देते हैं, कभी गुणसूत्र यानी अंग्रेजी के भी अक्षर के समान दिखाई देते हैं। अंग्रेजी के भी अक्षर के समान दिखाई देते हैं। यानी गुणसूत्र जो है सारे कोशिका में एक जैसे नहीं होते हैं, लेकिन इन तीनों संरचनाओं में आप कह सकते हैं कि गुणसूत्र का आकृति छड़ के समान है। छड़ मतलब रॉड के समान है। तो कोशिका में मौजूद गुणसूत्र की संरचना छड़ के समान होता है, छड़ के समान। और इस छड़ के समान आकार के गुणसूत्र को, छड़ के समान आकार गुणसूत्र के अंतिम सिरे को क्या कहते हैं? टेलोमियर। इस अंतिम सिरे को भी टेलोमियर और इस अंतिम सिरे को भी टेलोमियर। इसे भी टेलोमियर कहेंगे, इसे भी। तो क्रोमोजोम यानी गुणसूत्र के अंतिम सिरा को टेलोमियर कहा जाता है। और जहां से गुणसूत्र 2 भुजाओं में बटे नजर आते हैं उसे सेंट्रोमियर कहते हैं। या गुणसूत्र के लगभग मध्य में या गुणसूत्र में एक गोलाकार संरचना होती है
जहां से गुणसूत्र दो भुजाओं में बटे नजर आते हैं, उस गोलाकार संरचना को क्या कहते हैं? सेंट्रोमियर कहते हैं। ध्यान रखिएगा, सेंट्रोसोम अलग है, सेंट्रोसोम अलग है, जो बता चुके हैं। तो गुणसूत्र या क्रोमोजोम के दोनों अंतिम सिरे को क्या कहते हैं? गुणसूत्र में मौजूद गोलाकार संरचनाएं जहां से गुणसूत्र दो भुजाओं में बटे नजर आते हैं, उसे क्या कहते हैं? क्लियर? तो दो क्वेश्चन बताए हैं। क्रोमोजोम के अंतिम सिरा को टेलोमियर कहते हैं, क्रोमोजोम में मौजूद गोलाकार संरचना को सेंट्रोमियर कहते हैं। सेंट्रोमियर उस वही स्थान है जहां से गुणसूत्र दो भुजाओं में बटे नजर आते हैं, जहां से गुणसूत्र दो भुजाओं में बटे नजर आते हैं। क्लियर? केंद्रक झिल्ली एवं माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती है। केंद्रक झिल्ली और माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती है किस कोशिका में? प्रोकैरियोटिक कोशिका में। प्रोकैरियोटिक कोशिका में ना तो केंद्रक होते हैं, न ही केंद्रक का झिल्ली होता है, और इस कोशिका में राइबोसोम के अतिरिक्त कोई कोशिकीय संरचना नहीं होती। तो केंद्रक झिल्ली और माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में, और प्रोकैरियोटिक कोशिका मौजूद है बैक्टीरिया में। प्रोकैरियोटिक कोशिका से कोई बहुकोशिकीय सजीव का निर्माण नहीं हुआ है। प्रोकैरियोटिक कोशिका से पृथ्वी पर कुछ ही सजीव बने हैं, और वो सजीव है मोनेरा जगत का। मोनेरा जगत का सजीव जितने हैं केवल वही बने हैं किस कोशिका से? अब बाकी सभी विकसित यूकैरियोटिक कोशिका से बने हैं। सारे जंतु और पौधे किस कोशिका से बने हैं? यूकैरियोटिक कोशिका से बने हैं। और मोनेरा जगत का सबसे प्रमुख जीव कौन है? जीवाणु। जीवाणु नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल का नया नाम है साइनो बैक्टीरिया। नील हरित शैवाल। उसके बाद एक्टिनो माइसिटीज। एक्टिनोमाइसिटीज ये भी एक प्रकार का सूक्ष्म जीव है। केवल यही कुछ गिने चुने सजीव ही बने हैं किससे? अब बाकी सब बने हैं किससे? तो केंद्रक झिल्ली एवं माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाए जाते हैं किसमें? तो इसका मतलब जिसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका होगा उसमें ये दोनों। प्रोकैरियोटिक कोशिका किसमें है? जीवाणु में है। और किसमें है? नील हरित शैवाल या साइनो बैक्टीरिया में है। और किसमें है? एक्टिनोमाइसिटीज ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। इन सब में ये नहीं होगा। और ऑप्शन में केवल आपका कौन है? बैक्टीरिया, जिसको हिंदी में जीवाणु कहते हैं। बैक्टीरिया जिसको हिंदी में। क्लियर हुआ? तो सवाल बड़ी आसान है, लेकिन आपको बता दिए कि मिस्टेक ना हो। कभी बैक्टीरिया नहीं देगा ऑप्शन में, क्या दे देगा? नील हरित नहीं देगा तो क्या दे देगा? या सीधे लिख देगा मोनेरा। अंतर्द्रव जालिका केंद्र है किसका? अब ध्यान दीजिए, आप जानते हैं अंतर्द्रव जालिका यानी कि इंडोप्लाज्मिक दो प्रकार के होते हैं। एक स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ इंडोप्लाज्मिक। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वसा का संश्लेषण करना। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या था?
और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम था प्रोटीन का परिवहन करना, प्रोटीन का परिवहन करना। अब ध्यान दीजिए, आपके ऑप्शन में तो दोनों है, वसा संश्लेषण भी है, प्रोटीन संश्लेषण। तो आपको बता दे कि कोशिका में अधिकांश मात्रा किसकी होती है, और रफ ईआर का काम यह भी है कि राइबोसोम को अपने अपने शरीर पर जगह देना। तो राइबोसोम जो है कोशिका का अधिकांश तक किसके सतह पर रहते हैं, या राइबोसोम अकेले भी रहते हैं, लेकिन कोशिका के भीतर अधिकांश राइबोसोम को स्थिर रखकर काम करने योग्य बनाता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसलिए अंतर्द्रव जालिका कोशिका के भीतर वसा संश्लेषण और प्रोटीन संश्लेषण दोनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन जब ऑप्शन दोनों है तो मुख्य काम इसका प्रोटीन संश्लेषण में राइबोसोम का सहायता करना तथा प्रोटीन का परिवहन करना ही है, क्योंकि स्मूथ ईआर की मात्रा कोशिका के भीतर बहुत कम होती है और वसा और कोलेस्ट्रॉल का संश्लेषण स्मूथ ईआर के अलावे गोल्जी बॉडी भी करने में सक्षम है। तो इसलिए इसका उत्तर हमने क्या दिया कि अंतर्द्रव जालिका यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मुख्य रूप से किसका केंद्र है, प्रोटीन संश्लेषण का केंद्र है। मुख्य रूप से किसका केंद्र है, निम्नांकित किसकी अनुपस्थिति से पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न है। इसकी चर्चा किए हुए हैं कि सेंट्रोसोम केवल जंतु कोशिका में रहता है, पौधे के कोशिका में, और सेंट्रोसोम का ही अंग है कौन, सेंट्रोसोम का ही अंग कौन है, तो निश्चित तौर पर सेंट्रियोल भी केवल जंतु के कोशिका में होगा, पौधे के कोशिका में। तो इस आधार पर हम दोनों के बीच अंतर कर सकते हैं, जिसमें सेंट्रियोल होगा वो जंतु कोशिका होगा, और जिसमें नहीं होगा वो पादप कोशिका होगा। लाइसोसोम में जमा रहता है पाचक एंजाइम, चर्चा किए हुए हम। माइटोकॉन्ड्रिया का दीवार बना होता है लिपो प्रोटीन से। देखिए कोशिका के भीतर 90% संरचनाएं केवल दो ही पदार्थों से बनी होती है, एक प्रोटीन और दूसरा लिपिड। केवल गिने चुने जैसे राइबोसोम ही है जिसके संरचना बनाने में लिपिड की भागीदारी नहीं होती है। आप इससे पहले के प्रश्न में ये जान चुके हैं कि राइबोसोम प्रोटीन और आरएनए से बना होता है। राइबोसोम के निर्माण में लिपिड की भागीदारी, अगर हम राइबोसोम को थोड़ी देर के लिए अलग कर दिए तो कोशिका के भीतर की अनेक संरचनाएं जैसे कोशिका झिल्ली, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सभी संरचनाएं लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती। कोशिका के भीतर मौजूद अनेक संरचनाएं या अधिकांश संरचनाएं लिपिड और प्रोटीन से ही मिलकर बनी होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की दीवार नहीं, बल्कि माइटोकॉन्ड्रिया समस्त संरचना ही यही लिपिड और प्रोटीन, जिन्हें सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, लिपोप्रोटीन से बनी होती है। दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया संबंध है एटीपी के निर्माण से। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, आप श्वसन थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में। रिस्पिरेशन तो समझ रहे होंगे, ऐसा नहीं आप लोग टारगेट बैच से हैं, श्वसन के बारे में नहीं जानकारी होगी भी तो थोड़ी बहुत जानकारी होगी।
तो श्वसन क्या है? श्वसन समझ रहे ना सब? स्पीड में नहीं चल रहे हैं, बिल्कुल एकदम वही स्पीड में चल रहे हैं कि ताकि आपको साथ साथ याद होते जाए। और बिल्कुल अगर हमारी बातों पर आप खरा उतर गए तो मार्केट में कोई हाथ मिला नहीं सकता, मिला सकता है जी? हाँ? तो हम शुरुआत में ही बोले थे सब इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पढ़ने में लगा, सही बात है। सब जाएगा प्रैक्टिस सेट खरीद कर लाएगा, और बहुत तो कहेगा हम 10 आदमी मिल के मारते हैं। तो सब इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट और शॉर्ट कट रास्ता में लगा हुआ, ये बात आपको बहुत सावधानी पूर्वक बोल रहे हैं। एकमात्र आप हैं, आप लोगों का समूह है जो पूरा सिलेबस पर दिमाग लगाया हुआ, पूरा सिलेबस। हम विद्यार्थियों ही कहते क्या पूछता है टेंशन मत लीजिए, छोड़िए क्या पूछता है, क्या सिलेबस है ये देख लीजिए, पढ़ के रेडी ले रखिए, जो पूछेगा आप जवाब दे दीजिए। अब बहुत लोग कहेगा कि सर इसमें बहुत मेहनत है, तो मेहनत करने वाला कमी है जी? है मेहनत करने वाला कमी नहीं है। अब शॉर्ट कट है तो वो एकदम तुक्का मार है दोस्त। 45 नंबर पाइए। बहुत बात भी कर रहे हैं पीछे। और दोस्तों एक बात और बताना था कि आज रोशन सर का गला बहुत खराब है, तो बोले कि ज्योग्राफी आज नहीं लेंगे, तो टोटली बायोलॉजी वाला मूड में बने रहिए, ठीक है? हाँ, तो आज ये हमारा लास्ट एक क्लास होगा आपका। और एक कविता सैनी जी है, पूछ रहे हैं एडीपी और एटी में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस के लिए पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ा है जिसका नाम है, तो हम उस पर आएंगे। पहले हल्की जानकारी ले लेते हैं। आप ये जानते हैं कि सजीव को जीवित बने रहने के लिए सजीव के अंगों को लगातार कार्य करना पड़ता है। सजीव को जीवित बना रहना है तो उनके अंगों को लगातार कार्य करते रहना पड़ता है, और अंगों को लगातार कार्य करते रहने के लिए उनके पास चाहिए लगातार ऊर्जा। अगर शरीर में क्षण भर के लिए ऊर्जा गायब हुआ तो कोशिकाएं काम करना बंद कर देगी और सजीव की मृत्यु हो जाएगी। तो एक सजीव को जीवित बने रहने के लिए उन्हें लगातार ऊर्जा की आवश्यकता होती। ऊर्जा आएगा कहां से? तो इसके लिए सजीव पोषण करते हैं, अर्थात भोजन करते हैं। और सजीव जो पोषण करते हैं अर्थात सजीव जो भोजन करते हैं, उस भोजन से ऊर्जा निकालने की जो प्रक्रिया सजीव के शरीर में होती है उसी का नाम है श्वसन। तो श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा सजीव को मिले पोषण से या सजीव को मिले भोजन से क्या तैयार किया जाता है? ऊर्जा। और चूंकि ऊर्जा की जरूरत लगातार है, इसीलिए श्वसन लगातार होते रहना अनिवार्य है। इसीलिए सजीव को लगातार जीवित रहना है तो उन्हें लगातार श्वसन करना पड़ेगा ताकि उसे लगातार ऊर्जा मिल सके और उसके शरीर को ऊर्जा मिले ताकि उसके अंग कार्य करते रहे, वरना वो मर जाएगा। तो श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा सजीव के शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होती है, और ऊर्जा उत्पन्न होती है किस रूप में? एटीपी के रूप में। यानी जो भी श्वसन के दौरान ऊर्जा बनता है वो ऊर्जा तुरंत किसमें बदलता है, और तब जाकर एटीपी मिलता है कोशिका को, और कोशिका तब उस एटीपी से फिर क्या प्राप्त कर लेता है? तो सजीव के शरीर में जितना भी ऊर्जा बनता है किस रूप में? एटीपी के रूप में। इसे जैव ऊर्जा या एनर्जी क्वाइन कहा जाता है। बात समझ गए ना?
और ऊर्जा उत्पन्न करने की प्रक्रिया श्वसन कोशिका में होता है और कोशिका के भीतर माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यानी माइटोकॉन्ड्रिया संबंध है किससे? अर्थात अर्थात अब एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एडिनो सीन ट्राई फॉस्फेट। क्लियर है? समझ गए ना? तो माइटोकॉन्ड्रिया संबंध है किससे? श्वसन संबंधित ऊर्जा उत्पन्न करने से। जो भी ऊर्जा उत्पन्न का होगा कहां होगा? और यानी कि सारा एटीपी लगभग कहां बनता है? और एटीपी बनता ही नहीं, अगर ज्यादा एटीपी बना तो स्टोर होता है, वो भी कहां? और चूंकि सारा ऊर्जा सारा एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया के पास रहता है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता। पावर हाउस कहा जाता, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता। जान दिए दोस्तों? श्वसन और सांस यानी ब्रीथिंग एक नहीं है, बल्कि दोनों अलग अलग। श्वसन यानी सांस लेना छोड़ना तो इसलिए जरूरी है कि ताकि हम क्या कर सके। तो सांस लेना छोड़ना श्वसन नहीं है, बल्कि श्वसन का एक छोटा सा हिस्सा है। चूंकि श्वसन होने के लिए ऑक्सीजन की जरूरी पड़ती है और ऑक्सीजन वायुमंडल में है, तो वायुमंडल से हम सांस लेते हैं कि ताकि श्वसन के लिए क्या मिल सके? ऑक्सीजन। तो श्वसन अलग प्रक्रिया है, सांस लेना छोड़ना अलग प्रक्रिया। श्वसन का मतलब ऊर्जा उत्पन्न करना, सांस लेने छोड़ने का मतलब है कि श्वसन की जरूरत का सामान शरीर में पहुंचा। हम सांस कौन गैस लेते हैं? सभी गैस। सांस सभी गैस लेते हैं, लेकिन श्वसन में कौन गैस इस्तेमाल होता है? ऑक्सीजन। ये अंतर है। श्वसन किस गैस की उपस्थिति में? ऑक्सीजन। लेकिन क्या सांस हम केवल ऑक्सीजन लेते हैं? नाइट्रोजन, जलवाष्प, धूल कण तक को भी हम फेफड़ा में भेज देते हैं। तो सांस सभी गैस लेते हैं, श्वसन में केवल ऑक्सीजन की जरूरी है। और जो गैस सांस लेते हैं उसको फिर वैसे हम सांस छोड़ देते हैं, शरीर के अंदर नहीं रखते। तो कभी कभी कंफ्यूजन होता है, वो कंफ्यूजन आपको दूर हो गया कि नहीं हो गया? और श्वसन कहां होता है? तो सजीव के प्रत्येक जीवित कोशिकाओं में। श्वसन सजीव के शरीर में मौजूद सभी जीवित कोशिकाओं के भीतर माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और वहीं पर जो श्वसन वाला ऊर्जा बनता है किसमें बदल जाता है? पॉलीसोम क्या? अब आइए, अब जो जानते नहीं जानते थोड़ा हम इस पर चर्चा करेंगे। पॉलीसोम क्या है? आप जानते हैं कि कोशिका के भीतर थैलीनुमा संरचना है, राइबोसोम। अब कोशिका के भीतर जो राइबोसोम रहता है वो तीन तरह से रहता है। कोशिका के भीतर राइबोसोम अकेले अकेले रहेगा, कहीं कहीं पर राइबोसोम गुच्छा में रहेगा, कहीं कहीं पर राइबोसोम कुछ राइबोसोम जो है वो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सतह पर रहेगा। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सतह पर रहेगा, कुछ नहीं, अधिकांश राइबोसोम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सतह पर रहते हैं। तो कोशिका के भीतर राइबोसोम की स्थिति तीन प्रकार से होती है। कोशिका के भीतर राइबोसोम अकेले अकेले बिखरे पड़े रहते हैं। कोशिका के भीतर राइबोसोम समूह में गुच्छे बनाकर रहते हैं, और कोशिका के भीतर अधिकांश राइबोसोम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नामक संरचना के सतह पर रहते हैं। कोशिका के भीतर जो राइबोसोम गुच्छे बनाकर रहते हैं उसी राइबोसोम को क्या कहते हैं? पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम। पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम।
सोम, पोलीराइबोसोम या पोलीसोम कहते हैं। तो पोलीसोम या पोलीराइबोसोम वे राइबोसोम है जो कोशिका द्रव में गुच्छे बनाकर रहते हैं। अब अगर दोस्तों राइबोसोम गुच्छा बना है तो इसका मतलब कोई ना कोई संरचना है जो राइबोसोम को बांध दिया है, वैसे तो गुच्छा नहीं होगा। नहीं तो आप ये भी कह सकते कि कोई ग्लू लग गया होगा इसीलिए सब सट गया होगा। तो आपको बता दें ये सटा नहीं, जुड़ा हुआ है। और अगर ये जुड़ा हुआ है गुच्छे वाला राइबोसोम तो निश्चित ही कोई ना कोई संरचना होगी जो उन्हें जोड़ा होगा। क्या हुआ जी? आप इतना मायूस बने हुए हैं कि लगता है, ठीक है, लग रहा है कपार पर कितना बड़ा बोझ है जी। ठीक है, ठीक है, आराम से एकदम टेंशन फ्री रहिए। अरे सीधी सी बात, टेंशन का लेते, क्वेश्चन याद है, नौकरी होगा, नहीं याद है नहीं होगा, है कि ना है? तो टेंशन लेना का है? हमको याद है सब कुछ तो अवश्य होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। बात तो क्लियर कट है दोस्तों, ठीक है। हाँ जी, तो पॉली क्या हुआ? अब सीधे सीधे बोल दिए हैं। आजकल मास्टर सब जो ना एकदम पहले अपना बनाकर तब धीरे धीरे बोलता, तो हम जो है सच्चाई है डायरेक्ट बोल देते, टेंशन नहीं लेना है। हाँ, तो ये जो गुच्छे वाले राइबोसोम है तो जरूर कोई ना कोई संरचना इसको जोड़ा होगा, और वो जोड़ने वाला संरचना कौन है दोस्तों? वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट के तरह कोशिका बनाने में एक और अनुभाग लेते, कौन? और आरएनए अणु 3 प्रकार के होते, एम आरएनए, टी आरएनए और आरआरएनए। जिस देखिए आरएनए यानी राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसके बारे में हम जेनेटिक्स में जाएंगे तो विस्तार पूर्वक ढेर सारे क्वेश्चन मिलेंगे। लेकिन समझिए कि आरएनए भी एक बायोमोलिकुल्स है। जिस तरह प्रोटीन वसा कोशिका बनने के लिए जरूरी है ना, उसी तरह आरएनए भी जरूरी है। तो आरएनए मोलिकुल्स जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। एमआरएनए, एमआरएनए एक धागा समान संरचना है जो राइबोसोम को जोड़कर क्या बनाता है? तो पोलिसोम इक्वल टू राइबोसोम प्लस एमआरएनए। पोलिसोम बराबर राइबोसोम प्लस एमआरएनए। एमआरएनए ही वो संरचना है जो राइबोसोम को क्या करता है? जोड़कर और उसे गुच्छा बनाता है, जोड़कर उसे। नेक्स्ट, जीवित कोशिका के भीतर ऊर्जा का स्रोत। अब भूल चूक से उत्तर डी पर भी जा सकता आपका। तो जब उसका पितेजी है तो जब है क्या? अगर दोनों ऑप्शन है तो सर्वश्रेष्ठ विकल्प कौन है? कोशिका के भीतर तो ऊर्जा का स्रोत यही है, ठीक है ना। माइटोकॉन्ड्रिया ये नहीं रहेगा तो एटीपी बनेगा ही नहीं। अब कहिएगा प्रोकैरियोटिक कोशिका में तो माइटोकॉन्ड्रिया होते नहीं है, तो उसके जगह पर कुछ और होते हैं जो ऊर्जा बनाता है, वो भी क्वेश्चन हो चुका है शुरुआत में ही। मिसोसोम, ये क्वेश्चन बताए हुए हैं। तरल मोजाइक मॉडल कौन प्रस्तुत किया? ओ माय गॉड, सिंगर एवं परीक्षा में भी इस तरह से मिस्टेक हो जाता है, ठीक है ना। हाँ, सिंगर एवं इस पर चर्चा कर चुके हैं ना कि तरल मोजाइक मॉडल जो है, तरल मोजाइक मॉडल जो है वो मॉडल कोशिका झिल्ली की संरचना बनाती है। कोशिका भित्ति पाई जाती है। हाँ, किसमें? जो पौधे की कोशिका होती है, जो पौधे की कोशिका होती है, उस पौधे के कोशिका झिल्ली के ऊपर, कोशिका झिल्ली के ऊपर एक और मोटी संरचना रहती है, और इस मोटी संरचना को ही क्या कहते हैं? कोशिका। यानी पौधे के कोशिका का सुरक्षा 2 लेयर से होता है। सबसे ऊपर में
अब फिर उसके नीचे में तो कोशिका भित्ति केवल पादप यानी प्लांट सेल में होते हैं। कुछ सूक्ष्म जीवों में भी कोशिका भित्ति होते हैं, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे, लेकिन मुख्य रूप से कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में ही पाए जाते हैं। और ये कोशिका भित्ति कोशिका झिल्ली के ऊपर में पाए जाते हैं। और यही भित्ति के उपस्थिति के कारण पौधे के कोशिका जंतुओं के कोशिका के तुलना में ज्यादा मजबूत होते हैं, ज्यादा दिनों तक जीवित रहने की क्षमता रहते हैं उसमें। आवर्णी लवक, ल्यूकोप्लास्ट, ये नहीं जी, इसकी चर्चा कर चुके हैं। खाद्य पदार्थों का संचयन करना, और खाद्य पदार्थ का संचय इसलिए जरूरी है क्योंकि पौधों में खाना बहुत ज्यादा बनता है, पौधों में खाना बहुत ज्यादा बनता। अगला क्वेश्चन, पुरकिंजे, पुरकिंजे ने कोशिका संरचना के किस भाग की खोज की? तो पुरकिंजे ने जीव द्रव की खोज की। अब जीव द्रव किसे कहते हैं? तो मान लीजिए यह है कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, और यह है कोशिका का केंद्र, और बीच में जो तरल पदार्थ रहता है उसे कहते हैं कोशिका द्रव। कोशिका द्रव को कहा जाता है साइटोप्लाज्म। और कोशिका द्रव में ही मौजूद रहते हैं कई कोशिका अंगक, कई कोशिका अंगक, जैसे कि राइबोसोम हो गया, लाइसोसोम हो गया, ये सब तो आप जान ही गए हैं, फिर भी एक बार जान लीजिए। हम जानते हैं कोशिका की संरचना कुछ इस तरह से होती। तो कोशिका कोशिका झिल्ली के भीतर जो कुछ भी है सब सम्मिलित रूप से क्या कहलाते हैं? जीव द्रव। कोशिका झिल्ली के भीतर जो कुछ भी है सबको सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? जीव द्रव। अंग्रेजी में प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। जीव द्रव को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म में केवल क्या नहीं आता है? अब बाकी सब कुछ आता है। यानी प्रोटोप्लाज्म बराबर कोशिका द्रव प्लस कोशिका अंगक प्लस कोशिका का केंद्रक। केंद्रक भी जीव द्रव का हिस्सा है। कोशिका झिल्ली के भीतर जो कुछ भी है सब सम्मिलित रूप से जीव द्रव कहलाते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि जीव द्रव में केवल कोशिका झिल्ली नहीं है, बाकी सब कुछ उसमें शामिल है। एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट बताइए, नो प्रॉब्लम वाले सब। अभी तुरंत ना चर्चा किए हैं। जीव द्रव यानी प्रोटोप्लाज्म बराबर केंद्रक प्लस कोशिका द्रव प्लस कोशिका अंगक। कोशिका द्रव माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका द्रव केंद्रक एवं कोशिका। तो आंसर होगा केंद्रक, कोशिका द्रव एवं केंद्रक। यही होगा सबसे परफेक्ट उत्तर। केंद्रक कोशिका द्रव और कोशिका द्रव में मौजूद विभिन्न प्रकार के कोशिका अंगक को क्या कहते हैं? जीव द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं? नेक्स्ट, कोशिका झिल्ली बनी होती है प्रोटीन एवं
लिपिड की, प्रोटीन एवं पौधे के कोशिकाओं की रचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। नहीं, रचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है कौन? कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल। पौधे के कोशिकाओं को रचनात्मक दृढ़ता, दृढ़ता मतलब मजबूती, रेजिडिटी, संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता कौन? और ये कोशिका भित्ति बनी होती है, कोशिका भित्ति बनी होती है। मान लीजिए यही ऑप्शन में सेलुलोज नहीं रहता तो क्या मारते? कोशिका भित्ति। झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं। झिल्ली युक्त कोशिकांग जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, ये सब झिल्ली युक्त कोशिकांग है। अब माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड पर तो दो दो झिल्ली है, तो झिल्ली युक्त कोशिकांग विकसित कोशिका यूकैरियोटिक में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक जीवाणु सब में नहीं पाया जाता, और वायरस में तो कोशिका ही नहीं पाया जाता। किसी भी प्रकार की झिल्ली नहीं होती है किसमें? वायरस में। वायरस में, जीवाणु में तो प्लाज्मा झिल्ली होती है, लेकिन वायरस में कोशिका ही नहीं होती। वायरस कोशिका का नहीं बना है। अभी याद रखिए, वायरस नॉन सेलुलर है, वायरस अकोशिकीय है, वायरस अकोशिकीय है। क्लियर? 56 का ए, नहीं 56 का सी होगा। जीवाणु में कुछ झिल्लियां होती है, ईआर के बाहरी सतह के ऊपर उपस्थित रहते हैं। राइबोसोम, ये तो हम देख ही लिए हैं। वसा एवं कोलेस्ट्रॉल के संश्लेषण में भाग लेता है। चिकनी यार, ये सब तो लाइन सब पर चर्चा कर चुके हैं। राइबोसोम बना होता है आरएनए और प्रोटीन से। गोल्जी उपकरण नहीं पाए जाते हैं सभी में। प्रोकैरियोटिक में तो राइबोसोम के अतिरिक्त कुछ पाया ही नहीं जाता है। नील हरित शैवाल प्रोकैरियोटिक ही है। और आपको बता दे कि मानव का आरबीसी रेड ब्लड सेल में भी राइबोसोम के अतिरिक्त कुछ भी नहीं पाया जाता। आरबीसी है यूकैरियोटिक कोशिका, आरबीसी है यूकैरियोटिक कोशिका, लेकिन वो प्रोकैरियोटिक से मिलते जुलते, प्रोकैरियोटिक से मिलते जुलते। ठीक है दोस्तों, अब चर्चा कल करेंगे। ठीक है दोस्तों, कल चर्चा। और फिजिक्स 3 चैप्टर रिवीजन मोड, कल इकोनॉमी ले लीजिएगा सब। इकोनॉमी जिनको 1 से 3 याद नहीं है, आज रात भर मौका है। मोहम्मद गुलफाम शेख कह रहे पहले आंसर डी दिए थे, तो अभी जो आंसर दिया है उसको सही माना जाए, पहले को गलत माना जाए। आज ज्योग्राफी का क्लास नहीं हो पाएगा, और ज्योग्राफी का क्लास अगले क्लास से होगा। कवि कुमार कर 56 एक बार और। 56 में वायरस ही होगा, 56 में जीवाणु को लेकर कंफ्यूजन नहीं होते हैं। सबको बता दे कि जीवाणु में कुछ झिल्लियां मौजूद होती है।